गाइस एंड वेलकम टू सॉल्वस्फेयर। अब मैं जैसे कि इंडस्ट्रीज़ कर रहा था और ट्रांसपोर्ट भी कर रहा था, उनके टॉपिकल क्वेश्चंस कर रहा था, इस उसी तरह अब मैं क्लाइमेट भी स्टार्ट कर रहा हूँ। सो इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट इट। इट इज शोइंग अ मैप ऑफ पाकिस्तान, पार्ट वन, नेम द टू सिटीज़ लेबल्ड ए एंड बी ऑन फिगर 2.1। अब वो हमसे दो शहरों का नाम पूछ रहे हैं। ए बी तो होगा ऑब्वियसली कोयटा, क्योंकि हम प्रीवियसली जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि कोयटा जो है वो बलूचिस्तान में के अराउंड वेस्टर्न साइड पे है। और हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही सिटीज़ है बलूचिस्तान साइड पे, कोयटा और गवादर। जो नीचे साइड पे वो गवादर है, जो ऊपर साइड पे वो कोयटा है। ये एक शॉर्टकट है। अब आ जाते हैं ए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसकी ट्रिक है। अगर आपके पास पंजाब प्रोविंस में टॉप पे जो आए तो वो आपका मरी है। अगर स्लाइटली यानी अगर आप वो पैरेलल टू पेशावर हो तो वो इस्लामाबाद या फिर रावलपिंडी में से कोई भी एक लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो लेट्स राइट डाउन द सिटीज़ as discussed. B is Quetta and A is Murray. So now let's move on to part 2. Study figure 2.2, climate showing rainfall and temperature for cities A and B. यानी कि सिटी बी का इसने आगे दिया हुआ होगा। अभी आ गया सिटी बी, सही है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। कंप्लीट द क्लाइमेट ग्राफ फॉर सिटी बी यूजिंग द इन्फॉर्मेशन बिलो जुलाई 28। अब आपको सिंपली जुलाई के मिड में जो है एक डॉट बनाना है और उसे सिर्फ ज्वाइन कर देना है। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम की को अंडरस्टैंड करते हैं। 20 और 30 के बीच में मैं काउंट कर सकता हूँ 10 बॉक्सेस हैं। मैंने जूम इन किया, आप चेक करिए तो दे आर 10 बॉक्सेस। तो इसका मतलब है कि एक जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, यानी देयर ईच बॉक्स रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री टेम्परेचर। सो अगर ये 20 है तो 30 से 2 बॉक्सेस पहले 28 होगा, तो मैं वहाँ पे 28 बना देता हूँ। देख सकते हैं मैंने एक्यूरेटली 28 पे ज्वाइन कर लिया है। सो नाउ लेट्स रीड पार्ट 2। यूजिंग फिगर 2.2 ओनली कंपेयर द रेनफॉल एंड टेम्परेचर फॉर सिटी ए एंड बी। अब हमें सिटी ए और बी को कंपेयर करना है। सबसे पहले हम बी को थॉरली स्टडी करेंगे, उसके बाद हम ए पे मूव ऑन करेंगे, फिर हम उनके बीच का कंपैरिजन निकालेंगे। सो लेट्स लुक थॉरली एट बी। अब बी में मैं ये देख सकता हूँ, बी में रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम है। ज़्यादातर जो रेनफॉल है वो बिटवीन दिसंबर टू मार्च है, यानी कि ये ज़्यादातर विंटर रेनफॉल रिसीव करता है। अच्छा, अब अगर मैं देख सकता हूँ तो इसका टेम्परेचर भी रिलेटिवली हाई है, 20 प्लस है फॉर अराउंड बिटवीन मार्च एंड अक्टूबर। इसका टेम्परेचर 20 प्लस 15 प्लस है। सो इसका मतलब है कि मॉडरेट टू हाई ऐसा टेम्परेचर है इसका। और ये हो गया, रेनफॉल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मानसून रेनफॉल से इतनी रेनफॉल नहीं आ रही, तो इसकी एल्टीट्यूड भी ज़्यादा है। सो अब हम सिटी ए पे जाते हैं। अब मैं सिटी बी पे आ जाता हूँ। मैं जैसे कि हमने वो नोट किया था कि उसके रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल थी, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल है और थ्रू आउट द एयर रेनफॉल है। अब इसकी वजह क्या है? अगर आप देखें तो उसकी एल्टीट्यूड थी 1600 मीटर्स अबव द सी लेवल, जबकि इसका है 2167 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो ऑब्वियसली इसके रेनफॉल ज़्यादा होगा। सो हमारे एक तो कंपैरिजन ये हो गया कि सिटी ए हैज़ मोर रेनफॉल। अब अगर मैं टेम्परेचर्स पर देखूँ तो इसके टेम्परेचर्स कंपैरेटिवली लो है एज़ कम्पेयर टू सिटी ए। तो मैं ये लिख सकता हूँ सिटी ए हैज़ हायर हॉटर दैन सिटी बी और हैज़ हायर टेम्परेचर्स दैन सिटी बी। अब मैं ना कंपैरिजन के लिए कोई भी एक मंथ चूज़ करता हूँ या फिर कोई भी एक रीडिंग चूज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जून को कंसिडर करता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ, जबकि वहाँ पे हमारा हॉटेस्ट मंथ क्या है हम चेक कर लेते हैं। अब इसमें मैं देख सकता हूँ हमने की भी बनाई थी, जुलाई हमारा हॉटेस्ट टेम्परेचर है। तो ये हम तीन हमारे कंपैरिजन हो गए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। सो अब मैं उन्हें लिख लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप इन्हें रीड कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएंगे बेहतर। So now let's move on to part B. Explain how the following factors affect temperature in cities A and B. You should develop your answer. Explain का 4 मार्क क्वेश्चन है, यानी हमें
अच्छी तरह डेवलप करना होगा। 1 मार्क फॉर डेवलपमेंट, 1 मार्क इज़ फॉर आइडेंटिफाइंग द करेक्ट स्टेटमेंट। सो लेट्स डिस्कस एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड से फ़र्क क्या आता है? अब आप जैसे कि हमने डिस्कस किया था सिटी की एल्टीट्यूड ज़्यादा थी, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे रिलेटिवली टेम्परेचर्स कम थे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मेरी एल्टीट्यूड बढ़ती है तो मेरा एवरेज 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर कम आता है, ये एक वजह है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। अच्छा, अब यहाँ कंपैरिजन भी कर सकते हैं बिटवीन बी के, जैसे कि बी में एल्टीट्यूड कम थी इसलिए आप डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल, वहाँ पे टेम्परेचर्स हाई थे, तो आप यहाँ पे कंपैरिजन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और एग्जांपल में आप कोई भी रीडिंग लिख दें, फॉर एग्जांपल जुलाई लिख दें 28 डिग्री सेल्सियस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर। सो लैटिट्यूड अब आप देख सकते सिटी बी का जो था वो था 30 डिग्री नॉर्थ, जबकि ए का था 34 डिग्री नॉर्थ। तो हमारा लैटिट्यूड इंक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से जो है सिटी ए के टेम्परेचर्स कंपैरेटिवली कम थे। अब कम क्यों थे? क्योंकि जितना ज़्यादा आपका लैटिट्यूड बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर बढ़ेगा, यानी आपके जो डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट हैं वो कम लैटिट्यूड पे आएंगी, ज़्यादा पे इतनी ज़्यादा नहीं आती। सो दैट्स द रीज़न। Now let's move on to part CI, but before that let me write down some the points in just bullet form so that you can have an idea. आप देख सकते हैं कि मैंने वही लिखा है जो हमने डिस्कस किया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट CI। सो यहाँ हमें 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं, हमें 3 टिक करने हैं जो कि थंडरस्टॉर्म्स के लिए जो कि उसका पार्ट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। फर्स्ट इज़ ड्यूरिंग द प्री मानसून सीज़न। ऐसा नहीं होता वो मानसून से पहले नहीं आते। पोस्ट मानसून का मतलब क्या होता है, अब ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। पोस्ट मानसून का मतलब है कि आफ्टर मानसून सीज़न या फिर एट द टेल एंड ऑफ मानसून सीज़न, उस वक्त थंडरस्टॉर्म्स हमारे हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ में होते हैं, टूवर्ड्स नॉर्दर्न पंजाब, इस्लामाबाद वगैरह वाले एरिया में। तो इसलिए सबसे पहले तो हम टिक करेंगे ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून सीज़न पे। सो नाउ इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थंडरस्टॉर्म्स सिर्फ ज़्यादा नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में होते हैं क्योंकि वहाँ पे एल्टीट्यूड ज़्यादा होती है। साउथ एंड साउथ वेस्टर्न एरियाज़ में इतने ज़्यादा नहीं होते, इसलिए हम चूज़ करेंगे नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़। नाउ इन द समर इन द विंटर, जब पोस्ट मानसून है तो ऑब्वियसली समर ही होगा, सो वी आर गोना टिक ऑन समर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2। थंडरस्टॉर्म्स आर वन सोर्स ऑफ रेनफॉल, स्टेट 3 अदर सोर्सेज ऑफ रेनफॉल इन पाकिस्तान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस 3 सोर्सेज ऑफ रेनफॉल लिस्ट डाउन करनी है। आप लिख सकते हैं वेस्टर्न डिप्रेशंस, रिलीफ रेनफॉल और मानसून। लिख दीजिए आप। सो मानसून, रिलीफ भी लिख सकते हैं आप, एंड फाइनली वेस्टर्न डिप्रेशन। So now let's move on to part 3. Other than flooding, describe 2 problems experienced by people as a result of thunderstorms. सबसे पहला नुकसान तो मेरा ये आएगा, ऑब्वियसली थंडरस्टॉर्म है, अगर किसी चीज़ पे बिजली गिर गई, फॉर एग्जांपल किसी इंसान पे अल्लाह ना करे, तो कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, ये एक नुकसान है। उसके अलावा अगर मैं एक फार्मर हूँ, मेरी क्रॉप्स जो हैं वो आसमान के नीचे हैं और थंडरस्टॉर्म होता है तो मेरी क्रॉप्स अफेक्ट हो सकती हैं। ये 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप ये लिख सकते हैं प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, होम्स को डैमेज होता है, ये सब आप लिख सकते हैं। सो वी गोना राइट अफेक्ट्स प्रॉपर्टीज, फार्मिंग लैंड्स एंड ह्यूमंस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Part D, 6 mark question है। Floods are a normal occurrence in Pakistan. However, every 7 to 8 years are severe floods. Assess the extent to which problems of severe flooding can be managed in Pakistan. Give reasons to support your judgment and refers to example you have studied. अब यहाँ पे टू व्हाट एक्सटेंट वाला क्वेश्चन है जिसको हम प्रीवियसली इतनी दफ़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और मेरी एक डिटेल वीडियो भी है जिसमें मैंने प्रॉपर टू व्हाट एक्सटेंट वाले क्वेश्चन समझाया था। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं फ्लड को कैसे रोका जाए। आपके दिमाग में सबसे पहले ये आता है अगर डैम बनेंगे तो फ्लड को कम से कम किया जा सकता है।
क्योंकि डैम जो हैं वो कंट्रोल करते हैं वाटर फ्लो को। यहाँ पे अब जैसे कि उसने एग्जांपल मांगी, आप एग्जांपल दे दें, फॉर एग्जांपल कालाबाग डैम, या फिर एक्सटेंशन ऑफ द करंट डैम्स, फॉर एग्जांपल वर्सक डैम्स। तो उससे पानी का जो कंट्रोल है, वो पानी जो है, आई एम सॉरी, वो कंट्रोल हो सकेगा। उसके अलावा अब जो मेरे वाटर रिवर एम्बैंकमेंट्स हैं उनको लार्ज कर दिया जाए, उससे क्या होगा, उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होल्ड कर पाएंगे। उसके अलावा बाकी डिफॉरेस्टेशन को कम से कम किया जाए और एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स पे फोकस किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं सरफेस रन ऑफ वाटर को। मतलब ये है कि अगर पानी तेज़ प्रेशर में एक हायर एल्टीट्यूड एरिया से फ्लो कर रहा हो तो ट्रीज इसे स्टॉप करते हैं, उसकी रूट्स, या और ट्री खुद भी, तो ये कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे या फिर लिमिटेशंस पे। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि नेचुरल फैक्टर्स जैसे होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह से मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ज़्यादा होती है, उसकी वजह से उसे रोकना, फ्लडिंग को रोकना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा ये है, आप ये भी लिख सकते हैं कि फ्लडिंग जो है वो अलूवियल लैंड सॉइल लाता है, और वो उस वजह से जो है फार्मर्स को फ़ायदा होता है। तो अगर वो फ्लडिंग पूरी तरह रुक गई तो अलूवियल लैंड स्कार्स हो जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर करते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे जो रिजर्वायर्स हैं उसमें सिल्टेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, उसकी वजह से जो है वो फ्लडिंग को रोकना मुश्किल है। फिर एंड में आप एक स्टेटमेंट देंगे, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट अग्री करते हैं तो, या फिर टू अ शॉर्टर एक्सटेंट, या फिर टू अ माइनर एक्सटेंट, यू कैन राइट इट। आप कोई भी एक पॉइंट डिटेल में लिख सकते हैं और इस तरह ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं अब इसके पॉइंट्स राइट डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको सवाल समझ में, ताकि आप उन्हें रीड करके एक बेटर आइडिया ले लें सवाल का। तो आप इन पॉइंट्स को गो थ्रू कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। अच्छा, मैं आप यहाँ कुछ ऐड इन करना चाहूँगा कि आपकी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट वाला, आई मीन वीडियो एक डिस्प्ले हो रही होगी, उसमें मैंने टू व्हाट एक्सटेंट और व्यूज़ वाला क्वेश्चन दोनों काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आप वो देख लें तो आपको आंसर्स करना आ जाएंगे, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।